हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। प्यारे दोस्तों, सीटेट 2024 को टारगेट करते हुए एसएसटी की क्लासेस शुरू की जा रही हैं और आपने सुना भी होगा और आपको पता भी होगा कि अगर आप एसएसटी पास करना चाहते हैं, जो कि आपकी 60 नंबर की एसएसटी पूछी जाती है, यदि आप एसएसटी में पास होना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी होगी। क्या करना होगा? आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी होगी। आपको यही बताया जाता है कि कक्षा 6 से 8 तक की एनसीईआरटी, इतिहास, भूगोल, सामाजिक विज्ञान, ये किताबें पढ़ लीजिए, आपका एसएसटी क्लियर हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने नई क्लासेस शुरू की हैं, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, कक्षा 6 की आपकी इतिहास है, भूगोल है, ठीक है, 7 का इतिहास भूगोल है, 8 का इतिहास भूगोल है, इनको हम चैप्टर 1 से लेकर के कंप्लीट पूरा पढ़ने वाले हैं, पूरी बुक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आप बहुत हल्का देख भी पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी लिखा है एनसीईआरटी। देखिए ये एनसीईआरटी की बुक्स हैं जिनके माध्यम से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, की पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, इनको हम समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। ये आपकी पहली क्लास रहेगी। ये जो हम आज पढ़ रहे हैं क्लास, ये आपकी क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक है। क्या है? क्लास 6 हिस्ट्री है ये। ठीक है, इसके बाद क्लास 6 का ज्योग्राफी पढ़ेंगे यानी भूगोल। तो इस तरीके से हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और बाकी डिपेंड करता है कि आपके लाइक्स, कमेंट्स पर और आप कितना सपोर्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है आपका, ठीक है, और इसमें बताया गया है कि सबसे पहले क्या, कब, कहां और कैसे हुआ, इस बात को लेकर के। जैसे रशीदा का सवाल है, आपको शुरुआत में लगेगा कि ये तो बहुत हल्की चीजें हैं, छोटी चीजें हैं, बोरिंग है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आएगा। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले, यानी कि एक लाइन लिखी हुई थी अखबार में 100 साल पहले। तो वो सोचने लगी कि ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ होगा, कोई कैसे जान सकता है, उसके पास क्या सोर्स हो सकते हैं, क्या आधार हो सकते हैं, किसके बेस पे वो पता लगाएगा कि इतने साल पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं? देखिए, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो, डेफिनेटली। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की याद हो, है ना। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना जा सकता है? तो हम इसी को जानेंगे। देखिए, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में, अतीत क्या मतलब क्या है? पास्ट, यानी कि जो समय बीत गया वो हमारा अतीत है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी कि जो शिकारी हुआ करते थे, पशुपालकों, कृषकों यानी किसान, शासक, राजा, महाराजा, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, इन सभी के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल हम कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उसमें बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। इन सब चीज़ों का भी पता लग जाता है। ठीक है, क्या हुआ कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी कहाँ है? अब आप नीचे इसमें देख पाएंगे कि नर्मदा नदी कहाँ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये नर्मदा नदी है। ये वो नदी है जहाँ पे कई लाख वर्ष पहले से लोग रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? नर्मदा नदी पर। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। जो लोग नर्मदा नदी पर रह रहे थे, उसमें से कुछ लोग जो थे वो बहुत अच्छे संग्राहक थे, यानी कि चीज़ों को संभाल कर रखने वाले, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के जो अन्य उत्पाद थे, उन उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे, यानी कि उनको इकट्ठा किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी किया करते थे, जो लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे थे। और ऐसा ही नहीं है, यहाँ कई लाख वर्ष पहले से लोग रह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर ये पहाड़ियां हैं यहाँ पे। ठीक है, किरथर और सुलेमान। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने
सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। कहाँ? जो गिरधर और सुलेमान पहाड़ियां हैं, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां आज से 8,000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले सबसे पहले क्या उगाया गया? सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे? गांव में। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाना है। अब यहाँ पे उत्तर पूर्व में गारो और बीच में विंध्य पहाड़ियाँ हैं। कहाँ हैं? देखिए, ये आपकी विंध्य पहाड़ी हो गई, ये आपकी गारो पहाड़ियाँ हो गई। ठीक है, ये कुछ ऐसे अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं आपका, जैसे गारो पहाड़ियाँ हो गई, ठीक है, आपका विंध्य पहाड़ियाँ हो गई। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। आपसे पूछ सकता है कहाँ स्थित थे जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया? तो जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। कहाँ? जो विंध्य है इसके उत्तर में स्थित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मानचित्र आपके सामने है। अब देखिए, नेक्स्ट बात करेंगे। मानचित्र पर कह रहा है कि सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ किसको कहते हैं? सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है जाकर के। जो एक बड़ी नदी से जाकर के मिल जाती है वो सहायक नदी कहलाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, यानी कि वहाँ रहते थे और उनका डेवलपमेंट हुआ। गांव और इसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व। गंगा और इसकी जो सहायक नदियाँ थी, इनके किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में, समुद्र के तट पर जो लोग रह रहे थे, उनमें नगरों का विकास कब हुआ? लगभग 2500 वर्ष पूर्व। ऐसे जो पॉइंट हो उनको आप नोट करते चलें। देखिए, गंगा के दक्षिण में गंगा और उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाना है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता है, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। तो इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मगध नाम से। इसके शासक बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की है। उपमहाद्वीप क्या है? दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया जो है वो महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता और बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों, पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये वही उपमहाद्वीप है। लोगों ने हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियों और समुद्रों के कारण यात्रा बहुत जोखिम भरी हुआ करती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, वो यात्रा तय कर लेते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। यानी कि कभी तो काम की तलाश में जाते थे, है ना, और कभी कभी कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया कि इनके गांव घर उजड़ गए, तो अभी दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी कि ये जगह हमारी हो गई, ये क्षेत्र हमारा हो गया, अब हमें दूसरा क्षेत्र भी कब्जा करना है। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। जो धार्मिक गुरु थे वो लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में, नए नए जगहों को खोजने की चाह में, नई नई जो ऐसे प्लेस, पहाड़ियाँ, झरने, नदी, तालाब, है ना, ऐसे कुछ नई चीज़ें खोजने के लिए इधर उधर यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का भी प्रयास, जानने का भी मौका मिलता है। ठीक है, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? देखिए, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था उस समय। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके।
वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, गहरे समुद्रों को पार भी कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। आगे बात करते हैं, कहता है कि एक बार फिर से मानचित्र को देखो। तो एक बार फिर से हम मानचित्र को देख लेते हैं। क्या है जो मानचित्र है हमारा, ये उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है। किसका मानचित्र है ये? उपमहाद्वीप का जो मानचित्र है, ठीक है। और ये कह रहा है कि पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक जो सीमा है उसका निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने जैसा चाहा वे वैसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, गहरे समुद्रों को पार भी कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं आकर के बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को और ज़्यादा समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अब देश के नाम की बात कर लेते हैं कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। देखिए, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। किससे? इंडिया शब्द हमारा इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहते हैं? संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। जो एटलस होता है, जो मानचित्र होता है, उसमें ईरान और यूनान का पता लगाना है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। समझिए बात को, बात 2500 वर्ष पहले की है। उत्तर पश्चिम की ओर से जो ईरानी और यूनानी थे, उन्होंने सिंधु को हिदोस या फिर इंदोस और इस नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? जो लोग उत्तर पश्चिम में रहते थे, उनका एक समूह था, उसको भारत कहा जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की जो आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी जो रचना है ऋग्वेद, उसमें इसका वर्णन मिलता है। और पहले तो उस समूह के लिए भारत का प्रयोग किया जाता था, बाद में जो है पूरे देश के लिए भारत का प्रयोग होने लगा। अब जैसे बात आती है कि देखिए, पॉइंट है कि अतीत के बारे में कैसे जानें। अच्छा, ये जो आप नीचे देख पा रहे हैं, ये क्या है, इसको समझते हैं पहले, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये कोई पेड़ की छाल है ना। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ के ऊपर की छाल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है? देखिए, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। ये जो ताड़पत्र से बनी होती थी पांडुलिपि, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये जो पांडुलिपि है, ये लगभग 1000 साल पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काट करके उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। भुर्ज जो पेड़ होता था, भुर्ज पेड़ की जो छाल होती थी, यह उसकी क्या है? ये उसकी एक पांडुलिपि है, ठीक है। पांडुलिपि मतलब कि भुर्ज के जो पेड़ होते थे, उनकी छाल पर जो लिख दिया जाता था, वो हमारे पांडुलिपि कहलाते हैं, ठीक है। देखिए, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। हम अगर पास्ट की बातों को जानना चाहें तो उसका सीधा सरल तरीका ये है कि जो अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं, उनको हम ढूंढें, उनको पढ़ें। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो पुस्तकें हैं वो हाथ से लिखी होने के कारण इनको पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। क्या है? जिसका अर्थ क्या है? हाथ है या फिर से निकला है। ये पांडुलिपियां अक्सर ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो आपने पांडुलिपि को समझ लिया। अब ये सामने जो देख पा रहे हैं, ये पांडुलिपि की फोटो है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी, क्योंकि ऐसी चीज़ों को बहुत लंबे समय तक आप संजो कर नहीं रख सकते, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं।
प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है कि उसमें धार्मिक मान्यताएं कैसी थी, राजाओं का जीवन कैसा हुआ करता था, है ना, किस काम के लिए कौन सी अवधि का प्रयोग होता था, इन सब चीज़ों की जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, बल्कि जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे और जो विद्वान पढ़े लिखे ऋषि मुनि वो संस्कृत का प्रयोग करते थे। आम लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। अब देखिए, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। कौन? अभिलेख। अभिलेख जो थे वो या तो पत्थर या फिर जो कठोर चीजें हुआ करती थी उन पर इस तरीके से खुदे हुए मिलते थे या गुदे हुए मिलते थे, ठीक है। और कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। यानी कि राजा ने कोई आदेश दिया, अब वो आदेश सब तक कैसे पहुंचे, तो वो इस तरीके के पत्थर या फिर कोई हार्ड चीज होती थी उस पर उनको लिखवा दिया जाता था, ठीक है। भाई उस पर लिखना तो पॉसिबल नहीं था, गुदवा दिया जाता था, ठीक है, उकेरा जाता था, उत्कीर्ण किया जाता था ताकि लोग उनके आदेश को पढ़ें और क्या करें, पालन करें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए अक्सर शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का जो लड़ाइयाँ होती थी उनमें जो उनको विजय प्राप्त होती थी उसका लेखा जोखा रखते थे। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख, ये कितना है, ये लगभग 2250 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। प्रेजेंट में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है और यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस अभिलेख को किसने उत्कीर्ण करवाया था? इस अभिलेख को अशोक ने उत्कीर्ण करवाया था, ठीक है। इस शासक के विषय में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली जब भी हम लिख रहे होते हैं तो हम लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों और संकेतों से बनी होती हैं। लिपियां किससे बनी होती हैं? लिपियां अक्षरों और संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो पढ़ते हैं तब एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयोग होने वाली यूनानी और अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों और भाषाओं में लिखा हुआ है। ये जो अभिलेख है ये यहाँ पे जो यूनानी और अरामाइक जो भाषा चलती थी, दो भिन्न लिपियां थी और भाषाओं में लिखा हुआ है। आप इसमें देख भी सकते हैं कि यहाँ पे देखिए किस तरीके से लिखा गया है और यहाँ देखिए किस तरीके से लिखा गया है, दोनों में अंतर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। ऐसी पुरानी चीजों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष हमने बताया था, अवशेष का मतलब होता है जो चीज बच गई है, यानी कि बचा हुआ शेष जो भाग रह गया है वो अवशेष कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाएं, देखिए ये आपका दायां हिस्सा है और ये आपका बायां हिस्सा है, ठीक है। कह रहा है कि बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, ये जो पात्र है, यह जो बर्तन है, ये जो है प्राचीन नगर से प्राप्त हुआ है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। कब होता था? 4700 वर्ष पूर्व इन पात्रों का प्रयोग होता था। हालांकि अभी भी ये गांव में देखने को मिल जाते हैं। दाएं तरफ आप ये जो देख पा रहे हैं, ये पुराना चांदी का एक सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व हुआ करता था, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पास सिक्के हैं, जो हम लोग देखते हैं, ये उनसे बहुत अलग हैं, भिन्न हैं। पुरातत्वविद जो हैं वो जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है
कि पुराने समय में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं क्योंकि वो सड़ गल जाती हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो जले हुए रूप में बचे रहते हैं और फिर उनसे धीरे धीरे पता लगाया जाता है। ठीक है। पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार अक्सर स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? स्रोत का। स्रोत का मतलब क्या होता है? सोर्स। ठीक है, यानी कि स्रोत, जहाँ से हमें किसी चीज़ की जानकारी मिलती है वो सोर्स होते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहा जाता है। जो सोर्सेस हैं, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार और पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करके अतीत को यानी बीते हुए समय को जानने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं कि अतीत एक है या अनेक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है। जो अतीत है ये एक है या अनेक है, यानी कि ये एक वचन में लिखा है या बहुवचन में है। देखिए, अतीत है, यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। जो अतीत है प्लूरल नाउन है यहाँ पे। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे, क्योंकि अलग अलग समूह के लोग अतीत का अपने अलग हिसाब से अर्थ निकालते थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग अलग था। ठीक है, यहाँ पे जो है अलग अलग जो समूह हुआ करते थे, समूह के लोग हुआ करते थे, उनके लिए इस अतीत का अलग अलग मायना था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए जैसे आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके और फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत क्या है, शहरों में रहने वाले लोग अपना बहुत शानदार जीवन जीते हैं, है ना। खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर कर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान, जैसा आज अंतर देखने को मिलता है ऐसा पहले भी था। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हम पढ़ते हैं। जैसे तिथियों का मतलब क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझिए। अगर कोई तुमसे तारीख के बारे में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का, जैसे आपसे पूछा किसी ने कोई तारीख तो आप क्या बताएंगे। जैसे आज है 17/18, आप बताएंगे दिन की, उस दिन की तारीख 18, माह बताएंगे आप नवंबर, और फिर क्या बताएंगे, वर्ष जैसे कि 2023, है ना, आप ये बताएंगे। इसी तरह का कोई और वर्ष आप बताएंगे। वर्ष की ये जो गणना है वो ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी कि वर्ष की जो गणना है जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह हैं उनके जन्म की तिथि से की जाती है, तारीख से। यानी कि 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है, कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 बाद का जो समय है उसको 2000 से शुरू किया गया। ईसा मसीह के जन्म के पहले की जितनी भी तिथियां हैं उनको ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा से पहले यानी कि ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, और तो इस तरीके से आपने ईसा पूर्व समझा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। देखिए, जानकारी क्या है इसको और डीप समझते हैं हम लोग, थोड़ा जूम करके देखिए, बहुत डीप समझिए, इम्पॉर्टेंट। इतिहास और तिथियों की बात करते हैं। अंग्रेजी में BC और हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में उसको हम ईसा पूर्व कहते हैं। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ईस्वी लिखा पाते हो। ठीक है, यानी कि कभी कभी हम लोग ईस्वी लिखा हुआ पाते हैं, या फिर जो है वहाँ पे AD लिखा होता है। यह जो है वो एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। AD जो है ये एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस वर्ष से। ठीक है, कभी कभी AD की जगह CE
तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, क्या, जहां कभी कभी आप जो है CE देखते हैं, CE का मतलब कॉमन एरा, और BC की जगह BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है और भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन चीज़ों को समझा। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ भी पढ़ने के, ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट होता है, इसमें एक बचा है लास्ट, वो ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ महत्वपूर्ण तारीख आप ध्यान रखेंगे। कृषि का आरंभ कब हुआ? 8000 वर्ष पहले। सिंधु सभ्यता का के जो प्रथम नगर थे उनका वो कब आए अस्तित्व में? 4700 वर्ष पहले। गंगा घाटी के नगर मगध का जो बड़ा राज्य है वो 2500 वर्ष पहले, और वर्तमान जो है वो लगभग 2000 वर्ष पहले से हमारा वर्तमान चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्लास 6 का आपकी हिस्ट्री है इसका फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट होता है। चैप्टर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम चैप्टर सेकंड कंप्लीट करेंगे और उससे पहले हम भूगोल यानी ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 का रहेगा। ओके, अभी आपको चीज़ें बहुत आसान हो सकता है, बोरिंग भी लगे, लेकिन धीरे धीरे यहीं से हमें एक एक पॉइंट मिलते हैं, की लाइन्स मिलती हैं जिनको हम याद रख पाते हैं। और ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा।